अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो भाई आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज अपना चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने करने हैं। न्यूमेरिकल भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ एस लगा लेते हैं क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, अगर आप हमारे बैच में इनरोल होना चाह रहे हो, जिस बैच के अंदर आपको स्टूडेंट पोर्टल, मैं आपको स्टूडेंट पोर्टल दिखा देता हूँ। जिस बैच के अंदर आपको इस तरह का स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल देख लो। इस स्टूडेंट पोर्टल पर आपको तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स और तमाम सब्जेक्ट की चीज़ें मिलेंगी। ये देखो, ये आपके सामने आ गया स्टूडेंट पोर्टल। ये इस तरह का स्टूडेंट पोर्टल होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, लाइव क्लास, लेक्चर्स, माय कोर्स, टेस्ट, एग्ज़ाम, नोट्स। नोट्स को क्लिक करोगे, तमाम गेस्ट पेपर, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स और तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो अगर इस बैच में इनरोल होना चाह रहे हो तो जल्दी से इस बैच में इनरोल हो जाओ। इसकी फ़ीस पूरे साल के लिए 5,000 है। पूरे साल के लिए फ़ीस कितनी है? 5,000, जिसमें आपको ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। सही है, तो चलो अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात हो रही है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं पहले। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है ये आपने बताना है। एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, और आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। किसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है? अच्छा, ड्राइव की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये वो वाला ड्राइव हो गया, DRIV, ये वाला ड्राइव। ठीक है, तो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F=ma, इसको आपने ड्राइव करना है और इसी को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। यहां लिख लेना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह से लिख लेना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स को अप्लाइड किया जाता है, सो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाती है बच्चों? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, समझो आपके पास एक कार है, एक अच्छी सी आपके पास कार है। अब इस कार को आपने ज़िंदगी भर अपने गैराज में तो खड़ा रखना नहीं है ना, या अपने घर के बाहर तो खड़ा रखना नहीं है। इसमें बैठकर अपनी मर्ज़ी की जगह आना जाना करना है, अपने प्यारों से मिलने आने जाना करना है, शॉपिंग करनी है, आने जाना करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस गाड़ी के इंजन या गाड़ी पर फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स तो आपको पता है ना, धक्का लगाना, फोर्स लगाना। फोर्स ताकत नहीं होती, ताकत एनर्जी होती है। एनर्जी को हम फोर्स कह रहे होते हैं, ताकत को हम एनर्जी फोर्स कह रहे होते हैं, ये नहीं समझ लो। धक्का, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स, ठीक है, आगे की तरफ धकेल ले हो। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। पहली बात क्लियर हो गई, ये लिखा हुआ प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरी बात, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन, अब आप पूछोगे क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, एक्सेलरेशन होता है। अब आप पूछोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। ये भी आप कह सकते हो कि जब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगी, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे आप। कहते हैं ना यार, एक्सेलरेशन बढ़ाओ, एक्सेलरेशन बढ़ाओ, यानी ज़्यादा तेज़ चलाओ, ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ो। ठीक है, यहां बात क्लियर हो गई। अब देखो न्यूटन ने क्या कहा था? फोर्स डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। F क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, यानी जितनी ज्यादा फोर्स होगी, याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी कहा जाए ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो याद रखना, अब ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है? एक्सप्रेशन। अब आप बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन क्या होती है? मैं बताता हूं। एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू ना हो, इक्वल टू का साइन ना हो। ठीक है, अब देखो इक्वल टू का साइन लाना है। अब जब भी इक्वल टू का साइन लाते हैं, जब भी इक्वल टू का साइन लाएंगे तो याद रखना ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। सही है, कांस्टेंट आ जाएगा और एक्सेलरेशन तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहां जो कांस्टेंट है वो क्या है? यहां जो कांस्टेंट है वो है मास, जिसे हम कहेंगे m। तो यानी F m a, F इज इक्वल टू m a या a m चाहो तो कह लो। ये है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। सही है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? फोर्स निकाल रहे हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? फोर्स को निकाल रहे हैं। देखो मैंने कितना अच्छा साफ सुथरा तरीके से, प्यारे प्यारे तरीकों से आपको ये लिखकर बोर्ड पे समझाया। कोई मुश्किल परेशानी? अगर जिस बच्चे ने मेरा ये लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखा, इंशाल्लाह एग्जामिनर 5 में से 5 भी देगा, साथ साथ बचपन वाला स्टार भी बना देगा। वैसे बनाते नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है, समझे बातों को? कितना आसान है ना पढ़ना। अगर टीचर आपको मेहनत कराएगा तो आप पढ़ लोगे आसानी से। अच्छा, इसमें एक और तरीके से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये तरीके से करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सही है, एक और तरीका है, वो मैं चला भी दूंगा, वो देख लेना। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? राइट न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन के अब हम 3 लॉस लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है साइंस में, ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि साइंस में। लेकिन फिजिक्स में इनकी कंट्रीब्यूशन अभी तक इस लेवल का साइंटिस्ट जो है वो नहीं आया, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआती लॉस हमें दिए जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिली। तो इसलिए जब तक दुनिया फिजिक्स पढ़ती रहेगी, न्यूटन, आइंस्टाइन और प्लंक्स, इन सबको पढ़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। सही है बच्चों, बल्कि इसको ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट। अब क्या राइट करना मैं बताता हूँ। राइट न्यूटन्स, देखो अगेन सवाल न्यूटन्स के ऊपर है। न्यूटन्स 3 लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन के हमें 3 लॉ लिखने हैं। ठीक है, न्यूटन के हमें 3 लॉस लिखने हैं। सबसे पहला लॉ बताता हूं। सबसे पहले है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इतना लिखना, फिर कह रहा हूं, काफ़ी नहीं होगा। आपको इसका दूसरा नाम भी लिखना होगा। हर लॉ का एक दूसरा नाम भी है जिससे उसे बुलाया जाता है, तो वो भी आपको साथ साथ लिख देना है। तो मैं अभी लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैं हाथ से नहीं मिटा रहा हूँ, मेरे हाथ में रुमाल है, डस्टर है, समझ लो रुमाल कह रहा हूँ। ठीक है, न्यूटन्स लिख देता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे कहा जाता है और लॉ बल्कि नीचे करके लिखता हूं, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया।
इनर्शिया, इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए लॉ ऑफ इनर्शिया लिखें तो परेशान नहीं होना, वो आपसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहे हैं। अब ये लॉ कहता क्या है, इसको पहले समझ लो ताकि रट्टेबाजी ना हो। ये लॉ कहता है कि अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। जब तक, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, देखो जब तक कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी। जब तक कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे उसको मोशन कराने के लिए। ठीक है, इस बात को जरा याद रखना अपने पास। अच्छा, तो यहां तक बात समझ आ गई ना कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक आप उस पर क्या अप्लाई नहीं करोगे, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अच्छा, एक और बात भी ये कहते हैं कि जब देखो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, यानी अगर फोर्स लगाओगे तो ही वो मोशन करेगी। एक और चीज, अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे वो रुकेगी नहीं। ये लॉ यही बात कहता है। देखो मैं रुका हुआ हूं, क्या मैं रुके रुके मोशन करने लग जाऊंगा? नहीं, कोई फोर्स लगाएगा तब मोशन करूंगा ना। और अगर फोर्स लग भी जाए तो भी मैं थोड़ा यूं हो जाऊंगा फिर मोशन करने लगूंगा। यानी मेरी बॉडी चाहती थी कि मैं रुका रहूं, है ना। अब देखो मैं मोशन कर रहा हूं, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए तो आप मोशन कर रहे होते हो। जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगता है आप यूं पीछे की तरफ जाते हो, पीछे की तरफ जाते हो ना, नहीं सॉरी आगे की तरफ जाते हो, गाड़ी आगे की तरफ जाते हो आप। देखो गाड़ी चल रही है, तेज चल रही है, एकदम से ब्रेक लग जाए तो आपको भी रुक जाना चाहिए, मगर आप आगे की तरफ आपको धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया चाह रहा था कि आप आगे चलते रहो, क्योंकि आप मोशन कर रहे थे। तो ये लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक फोर्स ना लगाओ। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक फोर्स लगाकर उसे रोको ना। तो इसमें लिखा हुआ भी है सीधा सीधा सिंपल अल्फाजों में कि एन ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन with the same speed and in the same direction unless upon act by an unbalanced external force। जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाओगे तो कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो चलेगी नहीं, और जो कोई चीज़ चल रही है तो वो मोशन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। इसे हम प्यार से लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma। तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास फोर्स के। यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, एक गाड़ी है, गाड़ी का ईंधन जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगा गाड़ी का इंजन, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। सही है, इस चीज को हमने इससे पहले वाले सवाल में पढ़ लिया, तो अब इसको मैं मजीद डेप्थ में नहीं जा रहा। अब अगला करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ देख लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ आपके पास क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं ये लिख देता हूं ताकि हमें हमेशा बात याद रहे। टू एवरी, इसको लिख लेना। अच्छा, इस लॉ को मैं पहले इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूं। इस लॉ को, थर्ड लॉ को बोला जाता है प्यार से लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसकी स्टेटमेंट लिख लो, मैं भी समझाता हूं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड
ऑपोजिट रिएक्शन। क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लो। समझो ये आपके पास एक दीवार है, इस दीवार के सामने एक गुस्से वाला बच्चा खड़ा हुआ है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस बच्चे ने दीवार के ऊपर मुक्का मारा। समझो मैंने दीवार पे या बोर्ड पे मुक्का मारा। थोड़ी देर बाद मेरा जो मुक्का था यानी जो मेरा हाथ था वो ज़ख्मी हो गया। क्यों? क्योंकि जब बच्चे ने दीवार पर फोर्स लगाई, समझना, जब बच्चे ने दीवार पर फोर्स लगाई तो दीवार ने भी बच्चे पर फोर्स लगा दी। इसी को कहते हैं, आपने क्या किया, एक्शन किया ना, दीवार पर मुक्का मारा, ये एक्शन था। रिएक्शन क्या हुआ, दीवार ने भी आप पे फोर्स लगाई, यानी आपने फोर्स लगाई FA और दीवार ने फोर्स लगाई FBA। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आया, आपने मुक्का मारा दीवार पे, आपके मुक्के से दीवार पे फोर्स लगी 10 न्यूटन की, तो दीवार ने भी 10 न्यूटन की फोर्स आपके मुक्के पे लगा दी। जब भी आपका मुक्का कमजोर था, आपका हाथ कमजोर था, दीवार मजबूत थी, तो इसीलिए आपका हाथ भी जख्मी हो गया। अगर दीवार फोर्स नहीं लगाती आपके हाथ पे तो आपका हाथ जख्मी नहीं होता। तो जब आप किसी चीज को मारते हो तो वो चीज भी आपको मारती है। इंसान का भी यही है, आप किसी पे हाथ उठाओ तो वो भी अक्सर आप पे हाथ उठा देता है ना, देखा होगा ऐसे जिंदगी में। तो ये थे हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ जिसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ जिसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, जिसको मैंने लिख भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब बात करेंगे भाइयों बहनों फ्रिक्शन भाई साहब की, उसके बाद मास और बाकी चीजों की बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है हमारे पास डिफाइन फ्रिक्शन एंड ऑल्सो डिफाइन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब परेशान नहीं होना, मैं सब समझाता हूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाऊंगा ताकि कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शन होती क्या है। सबसे पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन, लिख लो मेरे साथ, बिटवीन टू सरफेसेस। अब देखो समझना होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने बॉक्स रखा हुआ है, किसके ऊपर, टेबल पे रखा हुआ है, ऑब्वियस है टेबल पे रख देता है। अब आप जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, ये FA का मतलब क्या है, FA का मतलब अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वो जो कि आपने लगाई, अप्लाइड फोर्स। आप देखोगे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, यानी आप लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे थे, मगर एक फोर्स खुद ब खुद राइट डायरेक्शन में लग रही है, यानी आपको मोशन कराना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपको रेजिस्टेंस मिल रही है। आप धक्का मार रहे हो किसी चीज को लेकिन आप वो मोशन नहीं कर पा रही, वो रगड़ रही है जमीन पे। इसी चीज को बोलते हैं फ्रिक्शन। वो फोर्स जो आपके मोशन को रोके, रिलेटिव मोशन, यानी आपके मोशन को रोके। अब आप बोलो यार सर फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में है तो मैं भी फोर्स उस डायरेक्शन में लगाता हूं, है ना, दिमाग में आ सकता है ना सवाल। आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, फ्रिक्शन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है वो इस डायरेक्शन में चली गई, स्मॉल से बनता है, वो उस डायरेक्शन में चली गई, तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन दूसरी तरफ चली जाएगी क्योंकि कंजर्वेटिव नहीं होती है। कंजर्वेटिव में आगे पढ़ाऊंगा, समझ गए। तो वो फोर्स जो आपके मोशन को रोके, आपकी लगाई गई फोर्स को कम करे, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फिर बता रहा हूं फ्रिक्शन क्या है। वो फोर्स है जो आपकी लगाई गई फोर्स को रोके, कम करे,
आपके मोशन को अपोज करे, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। फ्रिक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शंस भी होती है, डायनेमिक फ्रिक्शन भी होती है, रोलिंग फ्रिक्शन भी होती है, मज़ीद फ्रिक्शंस आपके पास होती हैं। तो अब टाइप देख लेते हैं। अच्छा, इसको देख लो यहाँ हो क्या रहा होता है, थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू भी देख लो। ये ओल्ड बिलीफ है, जो मैं पढ़ाऊंगा ओल्ड बिलीफ है। न्यू बिलीफ मैं आपको फर्स्ट ईयर में आके पढ़ाऊंगा, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ना मुझसे तो पढ़ाऊंगा। अब आप जूम करो, इधर जूम करो, जैसे पिक्चर जूम करते हो ना, ऐसे जूम करो। तो जब आप जूम करोगे ना, आपको नजर आएगा कि आपकी टेबल रफ है, आपकी टेबल रफ है, यानी उसमें खुरदुरापन है, बॉक्स में भी खुरदुरापन है। तो वो दोनों एक दूसरे पर रगड़ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे पर रगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रही है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, एक ओल्ड बिलीफ है, एक न्यू बिलीफ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने टाइप ऑफ फ्रिक्शन पर। TYPES, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, 3 टाइप्स बेसिक पढ़ाई जाती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहली टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी है काइनेटिक नेटिक, जिसे हम डायनेमिक बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरी है आपके पास रोलिंग, जब कोई चीज़ रोल करती है, जैसे आपका टायर रोल करता है ना, देखो आपका टायर क्या करता है, रोल करता है, घूमता है, ज़मीन पे घूमता है, तो इसे रोलिंग कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब आती है? सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, when object in rest we have static friction। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉक्स है, टेबल पे रखा हुआ है, रेस्ट में है, यानी मूव नहीं कर रहा। रेस्ट का मतलब है मूव नहीं कर रहा। तो इस वक्त इसके पास जो फ्रिक्शन होगी, वी कॉल इट स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यही काइनेटिक समझ लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को फिक्शन लिख देता हूं मैं। अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट is in motion we have dynamic friction। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो हमारे पास काइनेटिक कह लो या डायनेमिक कह लो, एक ही बात है, काइनेटिक। देखो, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल समझो ये आपके पास एक बॉक्स है जो कि आपने इस पे रख दिया, अब ये मोशन कर रहा है। ठीक है, अब ये मोशन कर रहा है, यहां रेस्ट में था तो स्टैटिक फ्रिक्शन थी। अब जब ये मोशन कर रहा है तो अब आपके पास डायनेमिक फ्रिक्शन होगी। अब पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहां बोलना चाहूंगा कि अक्सर पता है क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर किसी चीज से मना कर दो ना, तो वो फिर नाराज़ होते हैं, ज़िद करते हैं। तो देखें, अब हम बड़े हो गए, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गए, तो अब हमें कोई अगर मना कर देगा ना किसी चीज़ के बारे में, तो हम ज़िद नहीं करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे चलो कोई नहीं, हम कोई और चीज़ देख लेते हैं, ज़िद नहीं करते हैं। तो ज़िद नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन में एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टायर है, ज़मीन पर रोल कर रहा है। ठीक है, रोल कर रहा है, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन होगी रोलिंग। अब एक चीज़ समझ लो, सबसे ज़्यादा जो आती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन आती है। यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कब होगी? जब आपने फोर्स लगाई। आप खुद सोचो, ये फ्रिक्शन है, स्मॉल एफ फ्रिक्शन के लिए होता है, स्मॉल एफ फ्रिक्शन के लिए होता है। जब कोई चीज़ रुकी हुई होगी ना, फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उस वक्त, क्योंकि देखो आपको मोशन कराना है रुकी हुई चीज़ को, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना।
अब जब कोई चीज मोशन कर रही होगी, अब कोई चीज मोशन कर रही है तो उस वक्त फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। सबसे कम फ्रिक्शन कब आती है? सबसे कम फ्रिक्शन कब आती है? जब आपके पास कोई चीज रोल कर रही हो। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब आती है? जब कोई चीज रुकी हुई हो। और सबसे कम फ्रिक्शन कब आती है? जब कोई चीज रोल कर रही हो, डायनेमिक बीच में आती है। तो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी, फिर उसके बाद काइनेटिक आएगी, उसके बाद रोलिंग आएगी। स्मॉल एफ बनाइएगा, सही है, समझ गए? तो देखो कितना डिटेल में मैंने आपको फ्रिक्शन का टॉपिक समझा दिया। एज इट इज बोर्ड में लिखा जाएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट? चलो इसको बना लेते हैं। चलो सवाल लिख देता हूं मैं। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? राइट राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? चलो जैसे तो बुलेट पॉइंट बराबर में चल रहे हैं, मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले यहां लिख देते हैं कि मास क्या होता है। या मास लिख लेते हैं या वेट लिख लेते हैं। देखो अक्सर ना बच्चे समझते हैं मास और वेट सेम चीज है, बिल्कुल भी नहीं। मास एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज है। मास का मतलब होता है QUAN, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैं समझाता हूं इसे अभी। मैटर इन अ बॉडी, कितना मैटर, कितना मैटर यानी कितनी चीजें हमारी बॉडी में मौजूद है, इसे हम बोलते हैं मास। अब मैटर क्या होता है? गैस, पानी। आपको पता है ना हमारे जिस्म में गैस भी है, पानी भी है, हड्डियां भी हैं, सॉलिड भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, सारी चीज़ें होती है ना। तो क्या क्या क्वांटिटी हमारी बॉडी में मौजूद है उसे हम बोलते हैं मास। अच्छा, वेट जो है ना वो आपके पास क्या होता है? वेट इज अ फोर्स। वेट एक फोर्स है विच एक्ट डाउनवर्ड। अब मैं समझाता हूं, समझो ये एक इंसान है, ये एक इंसान है। इसके अंदर, इसके जिस्म में जो क्वांटिटीज मौजूद है ना, इसके जिस्म में जो क्वांटिटीज मौजूद हैं उसे हम बोलते हैं मास। अब वेट क्या है? वेट देखो, ये एक इंसान है, ये जमीन पे खड़ा हुआ है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। समझे? मास क्या है? इस इंसान के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, ये मास है। वेट क्या है? जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट है आपके पास केजी। ऐसा ही बात कर रहा हूं। वेट का यूनिट है आपके पास, वेट एक फोर्स है तो यूनिट है न्यूटन। अच्छा, एक डिफरेंस मैं जस्ट बोल रहा हूं वो आप लिख लेना, ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन बतानी होती है। देखो मैंने डायरेक्शन बताई ना, नीचे की तरफ है। वेट की, मास की मैंने कोई डायरेक्शन बताई थी? नहीं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट।
अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट इज मास, तो वो बोलते हैं वेट, यानी कितना वेट है। मास अलग है, वेट अलग है, ठीक है। अब जिंदगी भर इसको हमेशा अलग अलग रखना, कभी मिक्स नहीं करना। ऐसे सेम तरीके से बोर्ड में लिखोगे जाके पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 1 है। फोर्स, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल है। फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन आ बॉडी। इतनी फोर्स है जो बॉडी पे लग रही है, इतनी फोर्स है जो बॉडी पे लग रही है, ऑन अ बॉडी। मास कितना, ऑफ मास 850 kg। लिखा हुआ क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस बाय द फोर्स। हमने ये बात पढ़ी थी ना कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है ना। सबसे पहले मैं समझाता हूँ क्या क्या है, ताकि आपको रट्टेबाजी ना करना पड़े। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि ज़िंदगी भर ये बात याद रहे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा टू फाइंड। देखो भाई, फोर्स कितनी दी हुई है, F इज इक्वल टू 3400 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है, 850 kg। एक्सेलरेशन आपने पता करनी है, हमने ये सवाल पढ़ लिया। अब देखो समझना, समझो ये आपके पास एक गाड़ी है। अमूमन गाड़ियों का वजन बहुत ज़्यादा होता है। इस गाड़ी का वजन है, यानी मास, वजन बोल रहा हूँ, मास 850 kg, ठीक है, ये इसका मास है। अब इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। फोर्स कितनी लगा रहा हूं इसके ऊपर मैं, 3400। अब एक्सेलरेशन पैदा होगी ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। तो यही एक्सेलरेशन आपने बतानी है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हियर वी यूज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। एम कितना दिया हुआ है, 850, और ए कितना दिया हुआ है, 3400। तो फाइनल आंसर 850 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 1 मिनट के, हमने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया कुछ, नहीं सही है। 850 मल्टीप्लाई 3400, ये इतनी फोर्स आ रही है, 428 सॉरी 9000। ये पॉइंट नहीं लगाया मैंने, ठीक है। इतनी फोर्स आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, मेरे भी दिमाग में नहीं रहा। F इज इक्वल टू एम, ए चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन चाहिए, वो तो मैंने गलत रख दिया। फोर्स कितना दिया हुआ है, 3400 डिवाइडेड बाय मास 850। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। बस थोड़ा सा मुझसे ना जल्दबाजी में गलती हो गई, ध्यान मेरा जो है ना। तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। बस ये है कि देखो, ज़रा सी भी गलती होगी पूरा आंसर गलत आ जाएगा। अब जैसे मेरा देखो गलत आया, लेकिन ये है कि मैंने सही कर लिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट था। अच्छा है, अगर आप सही से देख रहे होगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1।
a car is moving on a सर्कुलर पाथ, एक कार है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऑफ हाईवे है, हाईवे पर, हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस। अब मैं सारा चीजें समझाता हूं, परेशान नहीं होना। द मोस्ट ऑफ द car is 600 kg and its velocity is 54 kilometer per hour. Find the centimeter acceleration, नहीं सेंट्रीपिटल है, थोड़ी वर्डिंग में गलत हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन, FORC फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द कार। देखो क्या कह रहे हैं, जरा समझना। एक गाड़ी है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, इस तरह सर्कुलर पाथ में, ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट द रेडियस। मैं समझाता हूं, ये आपके पास एक हाईवे है जो इस तरह सर्कुलर बना हुआ है, सही है। इसका रेडियस ये देखो, सेंटर से लेकर सर्कल के बाउंड्री तक का पॉइंट रेडियस होता है r। अब r की वैल्यू गिवन डेटा में लिख लेते हैं। रेडियस गिवन डेटा टू फाइंड, रेडियस आपको कितना दे दिया, रेडियस आपको दे दिया 100 मीटर का। अच्छा, इसके अलावा मास कितना दे दिया आपको, 600 kg का। अच्छा, इसके अलावा वेलोसिटी भी दे दी आपको, तो वेलोसिटी भी जरूरी है आगे ले जाने के लिए। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि ना आप लोगों को परेशानी ना हो, सही। अच्छा, वेलोसिटी कितनी दे दी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी दे दी 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 72, अब इसके साथ देखो मल्टीप्लाई करना है 1000, क्योंकि 100 लिखा हुआ है, तो 1000 और डिवाइड कर दो 3600। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि आपका पढ़ाई में दिल लग जाए, सॉरी, ये इसलिए किया ताकि भाई किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चला जाऊं। तो कर लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो पहले मैं 72 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से, तो 72,000 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600। एक मिनट, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है, डिवाइडेड बाय 3600, 20 आंसर आ रहा है आपका, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो आपका 20 आंसर आ रहा है। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला, सॉल्यूशन, फॉर्मूला देख लो। देखो वो कह ये रहे हैं कि रेडियस आपको समझ में आ गया, द कार मोस्ट ऑफ द कार इज, कार का मास दे दिया, मोस्ट नहीं है मास है, मास ऑफ द कार इज, ये मोस्ट लिखा हुआ था या इसमें भी मास लिखा हुआ था, अच्छा थोड़ी टाइपिंग एरर आ गई है, हाँ मोस्ट नहीं है, मास ऑफ द कार इज एंड वेलोसिटी इज, यानी गाड़ी इस सर्कल में मूव कर रही है, बेसिक ये कह रहे हैं। गाड़ी इस सर्कल में मूव कर रही है, सही है, गाड़ी इस सर्कल में मूव कर रही है, तो गाड़ी का जो मास है वो इतना है, गाड़ी की जो स्पीड है वो इतनी है, और सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो गाड़ी को सेंटर में रखेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, जो गाड़ी को सर्कल में रखेगी ताकि गाड़ी सर्कल से बाहर ना जाए, इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। फॉर्मूला होता है F = mv²/r। देखो सारी चीजें गिवन है, m क्या है,
600, वेलोसिटी क्या है 20, रेडियस क्या है 100 मीटर का रेडियस। फाइनल आंसर निकाल लो। तो मल्टीप्लाई डिवाइड 100, 120 आंसर आ रहा है मेरा तो। नहीं 120 नहीं आएगा। अच्छा हाँ, स्क्वायर भी तो है ना, 20 का स्क्वायर है। असल में मेरे पास जो कैलकुलेटर है ना वो नॉर्मल वाला है। पहले आपका ये जवाब आएगा। गलत क्यों आ रहा है? ठीक है, पहले आपका ये जवाब आएगा 24000, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 100। तो जब मैं जो मेरा आंसर आ रहा है उसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से, तो मेरा आंसर आएगा 2500 न्यूटन, 2400 न्यूटन। सही है, समझ आ गया? मुश्किल नहीं था, बस मसला ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। चलो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल करता है। मुश्किल तो इसमें अमूमन ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा टेंशन हो जाए ना तो फिर परेशान करता है। डिटरमाइन, MINE, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने डिटरमाइन का मतलब होता है पता करनी है, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। कार की एक्सेलरेशन पता करनी है ऑफ मास। मास कितना है 900 kg। ये वही है जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था। व्हेन आ नेट फोर्स, यानी फोर्स कितनी लग रही है उस पर 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। अच्छा, अब पता क्या करना है? पता करनी है सिंपल हमें एक्सेलरेशन। देखो समझो ये आपके पास एक कार है जो कि हाईवे पे चल रही है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने पता करनी है। फोर्स दी हुई है 2700, गिवन डेटा और 2 फाइंड। फोर्स कितनी दे दी 2700, मास कितना दे दिया 900। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है? F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। अच्छा, m क्या है 900, और सॉरी एक्सेलरेशन तो आपको पता करनी है, ठीक है। फोर्स क्या है 2700। देखो सिंपल है, फोर्स 2700 ये लिखी हुई, मास 900, 2700 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल टू ए 20 से 20 कैंसिल, ये 9 के टेबल पे 1 पर आता है, ये 9 के टेबल पे 3 पर आता है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 27 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, अब आते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये करा चुका हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा, वही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन मैं बराबर में चला रहा हूं, देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन मुझे अगेन इसे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया वही दोबारा क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा गया था, इसीलिए लॉन्ग में दे दिया है, उसे आप बराबर में देख लो। आखिर में थर्ड लॉ लिखा हुआ है न्यूटन का थर्ड लॉ हम सबको पता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मैं फिर कहूँगा बैच में ज़रूर इनरोल हो जाना, ताकि ये तमाम जो मटेरियल है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।